Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 1 month and then we'll practice previous year questions also. I will use both the language, that is Hindi and English, for explaining the topic. This is unit number 9, public administration, and within this unit number 9 this is chapter number 1, that is on evolution and theories. So today we are going to discuss about how this field of public administration has evolved and what are the various theories involved in it. Okay, सो सबसे पहले अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है. सो इट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़. जो भी गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाती है, जो पब्लिक के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उसको सही तरीके से मैनेज करना और इम्प्लीमेंट कराना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम इसे कहते हैं. ठीक है, मीन्स जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसीज़ हैं उसको रियलिटी में ट्रांसलेट करना ताकि सिटीजन्स जो हैं वो उस चीज़, उसका सिटीजन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो वी कैन से दैट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है उसका क्या एक्शन पार्ट है उससे डील करता है. मीन्स कि जैसे ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस हैं, ये इन्होंने लीडर्स ने और जो गवर्नमेंट है उसने पब्लिक पॉलिसी बनाई, बट उस पॉलिसी को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराना है, जो रियलिटी में उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं. ठीक है. सो न्यू एंड रिसेंटली डेवलप्ड डिसिप्लिन है ये बहुत ही न्यू डिसिप्लिन है और बहुत ही रिसेंट टाइम पे भी ये डेवलप हुई है, 20th सेंचुरी में ही. बहुत पुरानी ये डिसिप्लिन नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. ठीक है. ये जो एल.डी. वाइट थे, इन्होंने क्या बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर दोज पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़. ठीक है. तो एल.डी. वाइट ने पब्लिक पॉलिसीज़ को इसी तरह बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कि पब्लिक पॉलिसी को कैसे हम इन्फोर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है. या हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है और जो गवर्नमेंट की उसके सारे जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, मीन्स ठीक है लेजिस्लेशन बना दिया तो लेजिस्लेटिव पार्ट एक अलग चीज़ हो गया, बट उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराना इन रियलिटी, ये जो, या फिर हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो एक्सपेक्ट होता है गवर्नमेंट फंक्शनिंग का, वो सब किसके अंडर आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है. ठीक है. तो आई होप आपको ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग समझ में आया होगा. अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये इवॉल्व हुआ, क्या वेरियस इसके स्टेजेस थे एवोल्यूशन के, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया ये बहुत ही रीसेंट और न्यू जो है डिसिप्लिन है. सो ये कैसे कैसे इवॉल्व हुई, कब इसका स्टार्टिंग हुआ, क्या क्या स्टेजेस थी एवोल्यूशन की, वो हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं. ठीक है. सो सबसे पहली जो स्टेज थी दैट इज़ फ्रॉम 1887 टू 1926. इसमें ये इस स्टेज को हम लोग पीरियड ऑफ डाइकॉनमी बोलते हैं. और डाइकॉटमी मीन्स व्हाट, कि दुविधा किसके बीच में, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है, कि पॉलिटिक्स अलग ब्रांच है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों इंटरमिंगल है. ये चीज़ का पीरियड था 1887 से 1926 में. सो यहाँ पे इस पीरियड में बहुत ही एक फेमस फिलोसोफर विड्रो विल्सन्स, उनकी बुक थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1887 में ये बुक आई. ठीक है. तो ये बुक जो थी, या ये हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 1887, ये एक तरह से पहला ब्रेक थ्रू था कि इस डिसिप्लिन को एक अलग डिसिप्लिन की तरह, मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ना. विड्रो विल्सन ने सबसे पहले इस चीज़ को हाईलाइट किया. ठीक है, अपनी बुक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है. तो इन्होंने जो है क्या आर्ग्यू किया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसको भी एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो 1887 में जो ये पीरियड ऑफ डाइकॉनमी थी, कैसे डाइकॉटमी जो थी वो कैसी थी, तो विड्रो विल्सन की, देखिए अब इस
जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है। सबसे पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे वुड्रो विल्सन, उनकी बुक पीरियड ऑफ डाइकॉटमी। ओके, सो नाउ फ्रैंक जे गुडनॉ, जैसे इनकी बुक कौन सी थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे इस पीरियड के टाइम में। तो इनकी बुक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने भी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक ही में है या इनको अलग अलग स्टडी करना चाहिए। तो इनकी जो बुक आई वो 1900 में आई। फिर लिनॉर्ड डी वाइट, मैंने डी वाइट का आपको बताया ही, इनका भी जो बुक था एक इम्पॉर्टेंट बुक था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में। ठीक है, और ये जो एल डी वाइट की जो बुक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे पहली टेक्स्ट बुक थी जो कि पूरी तरह से किस पे डिवोटेड थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही डिवोटेड थी। ठीक है, इसमें कोई बायस नहीं था, ये नॉन पार्टीशन थी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक वैल्यू फ्री साइंस माना जाता था, क्योंकि वैल्यू फ्री साइंस जो इस बुक में एल डी वाइट ने क्या हाईलाइट किया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने कोई बायस्ड नहीं है, वैल्यू फ्री साइंस है। और एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन क्या होता है, सही तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन क्या होता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमी एफिशिएंटली वर्क कर सके, दैट इज़ व्हाट the main goal of an administration. So 1887 to 1926 this is the period of dichotomy, और उसमें 3 important thinkers थे, वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनॉ, लिनॉर्ड डी वाइट। सो इन तीनों की लिखी हुई इंपॉर्टेंट बुक्स, ये आपको लर्न करना है। फिर उसके बाद सेकेंड जो स्टेज आती है वो 1927 टू 1937। 1927 टू 37 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, कि इसको जो है ये एक इंडिपेंडेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की तरह डेवलप हुई इस पीरियड में 1927 से 1937 के बीच में। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है पोस्टकॉर्ड व्यू, वो भी हम लोग देखेंगे पोस्टकॉर्ड व्यू क्या है। फिर इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ साइंस भी बताया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस की तरह है, इसको हमें साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए ताकि सही तरीके से पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ताकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्रीज़ की जा सके। ठीक है, सो इसमें इम्पॉर्टेंट जो थिंकर्स थे WF विल्गॉर, इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में ये लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी जिसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी फील्ड में, अपने वर्क में एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि वो इन प्रिंसिपल्स को सही तरीके से अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो WF विल्गॉर की जो बुक थी क्या थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इन्होंने बोला जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो भी बहुत ही हाईली एक्सपर्ट होने चाहिए सो दैट दे कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेल। फिर लदर गुलिक एंड ओरिक, ये इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। इन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, पोस्ट कॉर्ब का। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म देखिए क्या है, प्लानिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। इन्होंने बोला ये पोस्ट कॉर्ब का जो कंसेप्ट था इसको इन्होंने दिया, और किस बुक में दिया, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, सो इसमें क्या था कि इन्होंने बोला कि सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए, जो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक साइंस की तरह है, तो इसके लिए ये स्टेप्स हैं और ये नेसेसरी स्टेप्स हैं कि पहले प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफ कलेक्ट करो, उनको डायरेक्ट करो, ताकि और वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करें, रिपोर्ट करें उन्होंने क्या वर्क किया है, फीडबैक मिले और एक सही तरीके से बजटिंग हो, तभी जो है सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, सो मेरी और भी बहुत सारी इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक थी, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, और भी बहुत सारे इस टाइम, इस पीरियड में जो 1927 से 1937 के बीच में और बहुत सारे जो है इम्पॉर्टेंट वर्क्स आए, जैसे मैरी पार्कर फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हेनरी फॉयल्स की। सो अगर हम लोग को जो भी और अदर इम्पॉर्टेंट लगेगा वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, सो इस पीरियड का जो डोमिनेंट थीम था वो क्या था कि कीप एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स टू शो एज टू इंश्योर द एफिशिएंसी। ठीक, सो ये आपको पॉइंट बिल्कुल माइंड में सेट करना है कि इस पीरियड जो हम
प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पीरियड था, इस पीरियड को हम लोग जो है 1927 से 1937 वाला जो पीरियड था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट की तरह से अगर हम देखा जाए, क्योंकि इस पीरियड में क्या बोला गया कि कीप एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स मीन्स तो वो तो रूल बनाना हुआ, लेकिन रूल्स को कैसे सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में, ताकि एफिशिएंसी जो है वो सही से अचीव की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी किसके अंदर आती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। तो एक ये separate discipline है। So this point is important. Keep administration distinct from politics so as to ensure efficiency. I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके फिर ये तो सेकेंड स्टेज था। अब थर्ड स्टेज क्या था, 1938 टू 1947 का। देखिए ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, ठीक है, हमारे इंडिया के अगर रिस्पेक्टिव में देखा जाए, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इंडिया की सब्जेक्ट नहीं है, ये तो थ्रू आउट द वर्ल्ड है। सो ये क्या था, बिहेवियरल चैलेंज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ओके, बिहेवियरल चैलेंज। इस टाइम पे क्या हो रहा था, ये एक चैलेंजिंग पीरियड था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इस पीरियड में जो 1938 से 1947 के बीच में क्या हुआ कि इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को एज अ मतलब चैलेंज किया गया कि ये एक अलग सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये पॉलिटिक्स के अंदर ही है। और किसने चैलेंज किया, बिहेवियरलिस्ट ने चैलेंज किया, ठीक है, हम इस चीज़ को समझेंगे। सो इट इज़ अ एरा ऑफ चैलेंज। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट नेम है, चेस्टर बर्नार्ड्स की एक बुक आई थी, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ओके। फिर इस पीरियड में जो इम्पोर्टेंट है वो हम उन कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट है और उनकी क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चेस्टर बर्नार्ड्स की द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट बुक है। फिर हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स 1947, ड्वाइट वॉल्डो, रॉबर्ट डहल, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी 3 प्रॉब्लम्स 1947। सो ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स और उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स। अब ये 1938 टू 1947 का जो पीरियड था उसमें क्यों हम इसे एरा ऑफ चैलेंज कहते हैं, क्योंकि जो है इस टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम पे ये बोला जाता था कि जो पीपल जो है, सिटीजन्स जो हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो ये चीज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को कैसे डिज़ाइन करना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे परसीव करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इस टाइम पे क्या चीज़ को चैलेंज किया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हम पब्लिक पॉलिसीज़ को ऐसे डायरेक्टली हम नहीं समझ सकते, लोगों का क्या थिंकिंग है, लोग कैसे पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बिहेव करते हैं पॉलिसीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। सो 1938 टू 1947 दिस इज़ द एरा ऑफ चैलेंज। फिर उसके बाद आता है 1948 टू 1970, ओके, 1948 टू 1970 दैट इज़ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। इसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, देखिए अभी उससे पहले क्या हो रहा था, जो 1938 से 1947 का जो पीरियड था उस टाइम पे क्या था कि चैलेंज किया जा रहा था, बिहेवियरल चैलेंज किया जा रहा था। फिर उसके बाद इसी एरा के बाद और इसी स्टेज के बाद क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आई, मींस 1948 से 1970 तक की ये जो बिहेवियरलिस्ट ने जो चैलेंज किया था कि भाई सिर्फ पब्लिक पॉलिसीज़ पर ही स्टडी करना ज़रूरी नहीं है, पीपल कैसे बिहेव करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या था कि ये चैलेंज जो है बिहेवियरलिस्ट ने प्रपोज किया, तो एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या हो गया कि जो है फ्यूज़न, ये बताया जा रहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करती है पब्लिक के ओपिनियन को और पब्लिक का ओपिनियन भी इम्पैक्ट करता है पॉलिसीज़ को, ठीक है। सो इसलिए जो है 1948 से 1970 वाला जो पीरियड था उस पीरियड में ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा इस चीज़ को लेके क्राइसिस हो गया, मीन्स क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, ओके। सो वॉल्डो इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी बुक थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1942 में आई। फिर पॉल एप्पलबाई, किंग्सली
स्पिनर, ये सब भी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं इस पीरियड के। ठीक, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि 1948 टू 1970 जो स्टेज 4 था, उस स्टेज में कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इस चीज़ को लेके जो है एक क्राइसिस आया, एक उसकी आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस आया। ठीक, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ना अब हम लोग देखते हैं 1971 ऑनवर्ड्स क्या हुआ। 1970, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि बीच में एक ऐसा पीरियड आया था 1927 से 1937, सिर्फ 10 ईयर्स का ऐसा पीरियड आया था जिसमें कि ये हुआ था कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए और इसको एज अ साइंस की तरह में स्टडी करना चाहिए। लेकिन उससे पहले और उसके बाद वाला पीरियड अगर हम देखा जाए तो ये एक तरह से उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को लेके जो है क्राइसिस थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट है ये 1970 के बाद जो है, ये 1970 के बाद ही डेवलप हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक न्यू सब्जेक्ट है। ओके, सो 1971 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, उसमें देखते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या हुआ, एक नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। सो ये क्रॉस सेक्शनल एंड क्रॉस नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़ है, जिसमें कि हम लोग एनपीएम और एनपीए को स्टडी करते हैं। एक नया तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करना, दैट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और वही चीज़ हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। सो कंसर्न फॉर पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। अब इस पीरियड में क्या हुआ कि पब्लिक पॉलिसीज़ को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए जो है इस चीज़ के बारे में बताया गया कि पब्लिक पॉलिसीज़ को सही तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी है। तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केट ओरिएंटेशन, स्टेट एंड मार्केट, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे पब्लिक पॉलिसीज़ को एनालाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, ये तो हम लोगों ने स्टेजेस पढ़े कि कैसे कैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट की तरह से कैसे इवॉल्व हुई, क्या इसने सेटबैक्स भी देखे, तो वो चीज़ें देखी। बट 1971 के बाद जो है ये क्या हुआ, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह तो रहा ही, लेकिन उसमें एनपीए और एनपीएम को भी हम लोग को स्टडी करना है, पब्लिक पॉलिसीज़ को कैसे कंपेयर करना है डिफरेंट कंट्रीज से, ये सारी चीज़ें स्टडी की गई। तो आई होप आपको ये जो स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये 19 जो स्टेज 5 था, स्टेज 5 आपको इजीली समझ में आया है कि नहीं, ये समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। सो स्टेज 4 में तो हमने आपको बताया कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी हो गया था। इस पीरियड में जो है लोगों ने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो तरीके से डेवलप, एज अ पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन साइंस की तरह से डेवलप करना सही है कि या नहीं सही है, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी क्वेश्चंस राइज होने लग गए थे। बट 1971 के बाद क्या हुआ, फेरल हेडी, एफ.डब्ल्यू. रिक्स, एडवर्ड विडनर, इन सभी लोगों ने जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने फिर से इसको स्टडी किया और इन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया रूप दिया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें कि पब्लिक पॉलिसीज़ को एनालाइज करना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें पब्लिक पॉलिसी साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंडर आने लग गई, ठीक। सो अब हम लोग देखते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो पॉल एच एप्पलबाय, हर्बर्ट साइमन एंड पीटर ड्रकर, इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टिंग्विश किया, इन लोगों ने डिफरेंस बताए, इन थिंकर्स ने, पॉल एच एप्पलबाय, हर्बर्ट साइमन और पीटर ड्रकर ने, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। सो देखिए, सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव, ये हम कह सकते हैं गोल क्या है, टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट बाय इंश्योरिंग वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो है पब्लिक इंटरेस्ट में सर्व करना ही क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन गोल है, ठीक। तो मतलब सभी के बारे में सोचना, सभी नागरिक के बारे में सोचना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल है,
ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये कौन इसको फुलफिल कर पाएगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब दूसरा चीज़ क्या था कि सोशल गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करना, ये एक तरह से इनकी क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि कैसे सोशल अच्छाई, समाज की भलाई के लिए और अच्छाई के लिए सर्विसेज को डिलीवर करना। ठीक है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को, या सब्सिडी देना, या वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स को स्टार्ट करना। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूटी है। अब लॉज क्या है कि ये एक रूल ऑफ लॉ से बाउंडेड है, नियम कानून से और प्रिंसिपल से ही चलेगा। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आप समाज के भले के लिए कर रहे हैं और समाज के ही लिए कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। मीन्स आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप उसके लिए अकाउंटेबल रहें, ट्रांसपेरेंट रहें, और ये जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो उसका रेगुलर स्क्रूटनी करती रहें कि वेदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑनेस्टली और नॉट। ओके, सो ये किसके अंडर में आता है? ये पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वाइड कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे एरियाज़ के पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं। और ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करती हैं। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? ये जो है ये कंपनीज़ हैं या प्राइवेट बिजनेसेस हैं, ये लोग प्राइवेट इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आते हैं। इनका जो गोल होता है वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए जो है इनका मेन गोल होता है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था मेन गोल? कि समाज के सिटीजन्स के भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सर्व करना। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए सर्व करना। प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं कंपनीज और प्राइवेट बिजनेसमैन इसके प्लेयर्स होते हैं। इसमें क्या किया था, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे उनका मेन गोल होता है, तो कॉस्ट कटिंग करती हैं, जो जिनसे ये वर्क कराते हैं उनको कम पैसे देते हैं। डाउनसाइजिंग करना मीन्स नंबर ऑफ़ पीपल को कम करना, कम वर्कर से ज़्यादा काम लेना, उनकी सैलरीज़ को कम करना ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना, इसलिए। तो ये किसी रूल ऑफ लॉ से बाउंडेड नहीं होते हैं, ना ही कोई ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी वाली इनके ऊपर ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल हैं। ये मार्केट फोर्सेस से इनको गवर्न करती हैं, और ये थोड़ा नैरो स्कोप है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस भी डेवलप हुए हैं। ठीक है, सो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get further videos.